नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। अभी जो वीडियो आपने देखा उसे पिछले कुछ दिनों में आप कई बार देख चुके होंगे। कर्नाटक में उडुपी के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज की लड़की जिसका नाम मुस्कान है, इस घटना के बाद सुर्खियों में आ गई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और हिजाब के नाम पर कर्नाटक के उडुपी में भड़की यह आग पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शहरों को अपनी चपेट में लिए जा रही है। बंगाल के मुर्शिदाबाद और कोलकाता से लेकर दिल्ली, जम्मू, जयपुर, अलीगढ़, भोपाल होते हुए हैदराबाद, मालेगांव, बेंगलुरु, कलबुर्गी, शिमोगा, मांड्या, बेलगांव और चेन्नई जैसे न जाने कितने शहरों में यह आग फैल चुकी है। भारत के इस नक्शे में जो शहर दिख रहे हैं, मामला सिर्फ वही नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा शहरों में हिजाब विवाद का बवाल खड़ा है जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। अब मैं हिंदुस्तान के नक्शे के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि कर्नाटक के एक शहर उडुपी के सरकारी कॉलेज से जो आग पसरी वो देश में कहां-कहां चली गई है। ये उडुपी कर्नाटक का है, यही सबसे पहले बवाल हुआ और उसके बाद देखिए मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का, मुर्शिदाबाद के अलावा कोलकाता में विरोध प्रदर्शन था, राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ है, कहीं पक्ष में कहीं विपक्ष में। जयपुर राजस्थान की राजधानी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों में, जौनपुर भी आता है, वहां भी इसको लेकर के मामला गरमाया रहा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी जहां लड़कियां हॉकी खेलते हुए आपको नजर आई थी, हैदराबाद, मालेगांव और इस तरीके से ये शहर वो हैं जो आपको कलबुर्गी है जो आपको इस नक्शे पर दिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे शहर हैं जो इस नक्शे पर भी आपके सामने नहीं हैं, लेकिन वहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है या हुआ है। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं वे अलग अलग शहरों की हैं। मैं इनके विस्तार में नहीं जा रहा क्योंकि इस विरोध से आज अर्धसत्य का कुछ खास लेना देना नहीं। बस आपको इतना एहसास दिलाना है कि देश में हिजाब पर उठे विवाद पर बवाल कहां-कहां किस तरह दिख रहा है। आज मेरा मकसद इस हो हल्ला की नब्ज पर हाथ रखने का है और वो ये है कि हिजाब को लेकर जो मांग है और जिन जगहों के लिए है, अगर संविधान एक नागरिक को उसकी इजाजत दे रहा है तो हिजाब पहनने से रोका क्यों जा रहा है, और अगर रोका जा रहा है तो क्या ऐसा फैसला करने वाले संविधान और हिंदुस्तान का समर्थन हासिल कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि संविधान जब आपको अधिकार देता है तो वह एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि कुछ जिम्मेदारियां भी आपसे जोड़ता है। मुझे बोलने की आजादी है और मैं आपके सामने बोल रहा हूं, लेकिन यह इतनी नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं। यह जो सीमा है जहां तक मेरे बोलने की मर्यादा जाती है, वहां के आगे एक दायरा शुरू होता है जिसके भीतर समाज और देश की बेहतरी सुरक्षित रहती है। इस देश की स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं। आप अपने गुसलखाने में जैसे नहाते हैं वैसे आप सड़क पर नहीं नहा सकते, जबकि वह आपके अधिकार के दायरे में है। आपको अधिकार मिला है, जहां चाहे वहां घूमे फिरे, नहाए, खाएं, पिए, रहें, सें। लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बात संविधान ही जोड़ता है आपके अधिकार के साथ, ताकि आप निजी स्वतंत्रता के नाम पर सड़क को अपना बाथरूम ना बना दें। इसलिए मसला सिर्फ हिजाब का नहीं है, बल्कि उस नजरिए का है जो किसी बात को अपने संवैधानिक अधिकार से जोड़कर यह देखने समझने की कोशिश नहीं करता। और ऐसा अक्सर जानबूझकर होता है कि संविधान जिन मर्यादाओं और दायित्वों की आपसे अपेक्षा करता है वो क्या है, और ऐसा इस देश की राजनीति ज्यादा करती है, दरकिनार करती है, नजरअंदाज करती है, मतलब की बात करती है। मुस्कान ने भगवा पट्टा पहने लड़कों के विरोध के खिलाफ जिस तरह से अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उसने नेताओं को अच्छा खासा मौका दे दिया। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी
हो जाओ। देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल झकेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। सवाल ये है कि प्रियंका जी खुद समझती हैं कि कोई महिला बिकनी पहनकर स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती और इसकी इजाजत संविधान में भी नहीं है। संविधान में जहां मौलिक अधिकार हैं उसी के सेक्शन 3 में शर्तें भी लिखी हुई हैं। मसलन आप क्या खाएं, क्या बोलें, कहां जाएं, कहां नौकरी कारोबार करें, यह आपका अधिकार है, कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते वह लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार को भंग नहीं करता, अदालत की अवमानना नहीं करता, अपराध को बढ़ावा नहीं देता या फिर मित्र देशों के साथ संबंधों को खराब नहीं करता। इन शर्तों को भी पढ़ना समझना उतना ही जरूरी है जितना नागरिक के तौर पर अधिकारों की जानकारी रखना, वरना प्रियंका गांधी की तरह ही बयान देंगे और विरोधियों को मौका थमा देंगे। वैसे किसी भी दल का कोई नेता इस विवाद से अछूता नहीं है। बयानों की फहरिस्त लंबी है और इस विवाद में अपना अपना मतलब साधने की मंशा उसी तादाद में है। इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत मैं समझता नहीं हूं। कोर इशू या बुनियादी बात वही है जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया था कि हम यह समझ पा रहे हैं या नहीं कि स्कूलों कॉलेजों में अपनी निजी और धार्मिक आजादी जो संविधान ने मौलिक अधिकार के तौर पर हमें दिए हैं उनके इस्तेमाल की जिद जरूरी है या फिर भारत जैसे बहुधर्मी, बहुरंगी और अनेक मतों से भरे देश में सार्वजनिक और राष्ट्रीय हितों का ख्याल रखना। इस बात की चर्चा करने से पहले विचार इस बात पर भी होना चाहिए कि स्कूल कॉलेजों में धर्म की घुसपैठ किस कदर खतरनाक तरीके से हो रही है और जो कुछ हुआ या फिर हो रहा है वह हिंदुस्तान के लिए कैसी चुनौतियां खड़ा कर रहा है। कर्नाटक के उडुपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज की बीकॉम की स्टूडेंट मुस्कान जब असाइनमेंट के लिए कॉलेज गई उस समय भगवा पट्टा लेकर लड़कों के एक झुंड ने जिस तरीके से उसको रोकने या धमकाने की कोशिश की वो असामाजिक, अभद्र, ओछा, अपमानजनक और अधार्मिक बर्ताव था। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जाति पंथ संप्रदाय से परे हैं। वो सबरी के भी हैं, निषाद के भी, नर के हैं, वानर के भी, मानव के हैं, दानव के भी। वो प्रतापी हैं, पराक्रमी हैं, विनयशील हैं और क्षमाशील भी। राम सामाजिक है, लोकतांत्रिक भी। राम को पता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। वो देश की एकता के प्रतीक हैं, वो आपसी संबंधों का शिखर हैं। उनके लिए कहा जाता है कि राम नाम उर मैं गहियो, जाके सम नहीं कोई, जिह सिमरत संकट मिटे, दरस तुम्हारे हुई। जिस सुंदर नाम को हृदय में बसा लेने मात्र से सारे काम पूरे हो जाते हैं, जिनके समान कोई दूसरा नहीं है, जिनके स्मरण मात्र से सारे संकट मिट जाते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यह राम है, ये राम की विशालता है। उनके नाम के नारे लगाकर किसी भी लड़की, महिला या किसी को भी डराना, धमकाना राम का अपमान है। अब कॉलेज के कैंपस में कैमरों की पहले से तैयारी और उनके मूवमेंट पर भी गौर कर लेते हैं। मुस्कान के आसपास जिस तरह से कैमरे घूम रहे हैं और वो उन कैमरों के सही फ्रेम में आने के बाद जिस तरीके से नारा लगा रही है या अल्लाह अकबर कह रही है, वह कैमरे का खेल समझने वालों के लिए सवाल पैदा करता है। सवाल यह है कि जब पहले से वहां कुछ आयोजन नहीं था, कॉलेज ने बुलाया नहीं था, तो फिर अचानक कॉलेज कैंपस में प्रोफेशनल कैमरे कैसे पहुंच गए और कैसे ऐन वक्त पर सब कुछ शूट होने लगा और वो कौन लोग थे जो अपना कैमरा चारों ओर घुमा रहे थे। मुस्कान जब स्कूटी लगाती है और वहां से जिस तेवर में चलती है, आप तस्वीर मेरे बगल में चल रही है, आप देखते रहिए। भगवा पट्टा पहने लड़के जिस तरीके से उसका पीछा करते हैं, कुछ लोग इस पर या उस पूरे मामले पर स्क्रिप्टेड होने का शक जता रहे हैं। जांच इस बात की भी हो रही है कि क्या हिजाब विवाद को तूल देने और धार्मिक उन्माद पैदा करने की साजिश कर्नाटक में पहले से चल रही थी।
इसके लिए कई ट्विटर अकाउंट का हवाला दिया जा रहा है जो पिछले साल नवंबर में भड़काऊ ट्वीट करने के लिए खोले गए और तब से करते रहे हैं। इनमें जिन लोगों का ट्विटर हैंडल है उनमें आयशा हजारा अलमास, आलिया सादी, बीवी आयशा पलावकर और मुस्कान जैनब, यानी कि वो लड़की जिसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे, इन लोगों के ट्विटर अकाउंट है। मैं इन सारे अकाउंट्स और ट्विटर हैंडल की पुष्टि तो नहीं करता क्योंकि ये जांच का मामला है, लेकिन इन चारों के स्टेटस में एक बात कॉमन है कि सब ने खुद को उडुपी का बता रखा है, यानी कि उडुपी के हैं, सारे इस्लाम के पक्ष में और संघ के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं और खुद को हिजाब बैन का विक्टिम बता रहे हैं। ट्विटर हैंडल आपके सामने है, जो गोल घेरे हैं लाल लाल, इन घेरों के दायरे में जो चीजें लिखी हुई हैं उनके जरिए मैंने जो भी कुछ कहा आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इनके पक्ष में देश के तमाम बड़े और प्रभावशाली मौलाना खड़े हो गए हैं। बेसिकली औरत की हिफाजत के लिए है, पर्दा से औरत के कोई हुकूक सख्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि पर्दे में रह करके औरत अपने काम अंजाम दे सकती है। और पर्दे को अगर फितरी तौर पर देखा जाए तो पर्दा सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, बल्कि पर्दा हर कौम के अंदर पाया जाता है। शरीयत इस्लामिया ने बालिग महिलाओं के लिए हिजाब को ज़रूरी करार दिया है। जब ज़रूरी करार दिया है तो ये मज़हब का एक हिस्सा है, तो इस हिस्से के साथ में किसी को एतराज़ करने का कोई मतलब नहीं होता है। जबकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कल्चर भी है, हमारा इंडियन कल्चर ये कहता है और तारीख़ में भी है कि यहाँ की महिलाएं चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, वो भी हिजाब में रहती हैं, वो भी घूंघट काट के रहती हैं और नई दुल्हन जब आती है अपने गांव या शहर में तो वो पर्दा करती है। मैं आपको बुनियादी बात की तरफ चलने से पहले यही बताना चाह रहा था कि देश में माहौल क्या हो रहा है और चुनौतियां कितनी बढ़ती जा रही हैं। मेरा मकसद ये बताना है ही नहीं कि मुस्कान के कॉलेज कैंपस में कैमरों के पहले से होने के पीछे कोई खेल था या फिर 5 महीने पहले से ट्विटर हैंडल के जरिए भड़काऊ कंटेंट पोस्ट किए जाने को लेकर कोई साजिश चल रही थी, बल्कि हमें यह समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान की ये भावी पीढ़ी जो देश का भविष्य है उसे हम कैसा देखना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं और कैसा रखना चाहते हैं। आपके सामने मैं 2 तस्वीरें रख रहा हूं। एक में बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में हैं, उनके जूते से लेकर पैंट, कमीज और बस्ते तक, लड़कियों की ड्रेस भी एक से हैं। सबका एक भाव है, सबकी एक क्वालिटी है, चेहरे के अलावा सब एक से आपको दिख रहे हैं। ये बच्चे जब स्कूल में रहते हैं एक दूसरे को नाम और चेहरे से जानते हैं, कोई भेदभाव उनके भीतर घुस जाए ऐसी कोई स्थिति बनती ही नहीं। ये साथ खाते हैं, साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं और आपस में साथी हैं। इनको इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम। अब दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें बच्चे धर्म और परंपरा के मुताबिक अपनी अपनी पहचान के साथ स्कूल जाते हैं। अब ये बच्चे आपके सामने हैं, ये जब भी आपस में मिलेंगे, जैसे मिलेंगे, इनको जो पहला खटका लगेगा वो यही कि यह मेरी तरह नहीं है, यह मेरा नहीं है, ये मुझसे अलग क्यों है, ये इस तरह का हुलिया क्यों रखता है, इसकी तरह मुझे रहने से रोका क्यों जाता है। लड़कियों को देखकर भी यही बात मन में आती होगी। यही से एक दूसरे को जानने और एक दूसरे से अलग होने की शुरुआत होती है। ऐसे बच्चों में अपनी पढ़ाई से अधिक अपनी पहचान और अपने वर्चस्व को जिंदा रखने की चिंता बढ़ती है। वो चाहे लड़का हो या लड़की, अपने अपने समुदाय से करीबी और दूसरे से फासला अकारण और असहज तरीके से बढ़ता जाता है। जितनी जातियां, धार्मिक पहचान स्कूलों में, उतने भेद, उतना बंटवारा तय है, ये मानिए। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी। इनके पास भी अपने मुताबिक रहने, पहनने और खाने पीने का मौलिक अधिकार है, क्योंकि नागरिक हैं देश। लिहाजा एक बच्चे का जूता 6000 का है और एक बच्चे का 200 रुपए का, क्योंकि दोनों के पिता 2 अलग अलग हैसियत के लोग हैं और हर बाप को यह अधिकार है कि अपने बच्चे को अपनी हैसियत के मुताबिक पाले पोसे। एक बच्चे के पास हजारों की कमीज है और दूसरे के पास मामूली सी शर्ट। एक बच्चे का बैग इंटरनेशनल ब्रांड का है और एक का साधारण सा। क्या आपको नहीं लगता कि जो बच्चा गरीब माँ बाप का है उसमें कुंठा आएगी? वो अपनी तुलना अपने दोस्तों से करेगा या करेगी
उसके माँ बाप के सामान्य साधारण होने की बात मन में बैठेगी। एक हीन भावना घर करेगी। बच्ची अपनी दोस्त को देखकर अपना मन महसूसेगी। वह एक अलग तरह के मानसिक मनोवैज्ञानिक दबाव से गुजरेगी। यह बात समूचे स्कूल कॉलेज करियर में बच्चे पर असर करती है। अब सवाल यह है कि आप क्या चाहते हैं। संविधान के मूलभूत अधिकारों में समानता से लेकर धार्मिक स्वतंत्रता तक जितने भी आर्टिकल हैं, उनका हवाला देकर अपने बच्चों को अपनी हैसियत और धार्मिक पहचान के मुताबिक स्कूल कॉलेज में भेजेंगे, या फिर सब बराबर दिखें, जाति धर्म संप्रदाय से परे हिंदुस्तान बनाएं, ऐसा चाहेंगे। मेरे कहने का मतलब स्कूलों कॉलेजों में आप ड्रेस कोड के पक्ष में हैं या फिर टोपी कुर्ता भगवा पट्टा और शॉल के पक्षधर हैं। आपका जवाब आपकी मानसिकता और मंशा दोनों बता देगा। उसके लिए किसी कोर्ट में जाने या संविधान का हवाला देने की कोई जरूरत नहीं। एक बात बताइए, जूता चप्पल पहनने की आजादी तो है, फिर मंदिर या मस्जिद में जाते समय उसे बाहर हम उतार क्यों देते हैं? मौलिक अधिकारों के नाते आपको आजादी है कि वहां भी पहनकर आप जाएं, लेकिन आपको ईश्वर की शुचिता, उसकी श्रेष्ठता, उसके प्रति आस्था और उसके मालिक होने पर विश्वास है। लेकिन आपको देश की एकता, उसकी महानता, उसके प्रति निष्ठा या उसके पालनहार होने पर विश्वास नहीं है। जो नहीं दिखता है, बस यकीन है कि वो है, उसके लिए जो दिखता है और जिसके चलते सारी सलामती है, उसकी कुर्बानी देने तक को तैयार हैं। हम किस तरह की सोच समझ से चलते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। आपका बच्चा कारोबारी बने या कलेक्टर, बेकार रहे या फौजी बने, अपने ही लोगों के बीच जिएगा और अपने ही देश के दायरे में सुरक्षित रहेगा। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि कर्नाटक सरकार ने क्या गलत किया, और ऐसा कोई भी राज्य सरकार करती है तो सवाल क्यों किया जाए। कर्नाटक सरकार ने 1983 के शिक्षा कानून के नियम 11 के तहत यह आदेश जारी किया कि सभी सरकारी और राज्य सरकार के प्री यूनिवर्सिटी संस्थानों में, जिसको हायर सेकेंडरी आप कहते हैं, ड्रेस कोड जरूरी होगा। ड्रेस कोड क्या होगा, ये कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी तय करेगी। जो निजी संस्थान है वहां का मैनेजमेंट तय करेगा, और जहां ड्रेस कोड नहीं है वहां के छात्र वो पोशाक पहन सकते हैं जो समानता, अखंडता और कानून व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगी। जब हिजाब और भगवा शॉल को लेकर बवाल बढ़ा तो सरकार ने आदेश जारी किया। कानून पुराना है, उस पर सख्ती से अमल करने का आदेश हिजाब विवाद के बाद आया है। अब चूंकि मामला कोर्ट पहुंच चुका है तो चलिए कोर्ट के लिहाज से भी इसको समझ लेते हैं। उडुपी के जिस सरकारी पीयू कॉलेज से हिजाब विवाद शुरू हुआ और जिन 6 लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास में बैठने से रोका गया, हालांकि उनके मुताबिक लड़कियां 8 थीं, उन 6 लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक अर्जी डाल रखी है जिसे रेशम और अन्य बनाम कर्नाटक सरकार का नाम दिया गया है। कोर्ट के सामने तर्क ये है कि उनके साथ जो कॉलेज में हुआ वो संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 14 मतलब समानता का अधिकार और 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहने का मतलब यह है कि बाकियों को क्लास में बैठने का हक है तो हमें भी है, और अगर आपको हिजाब पर ऐतराज है तो संविधान हमें अपने धर्म के मुताबिक रहने और उसकी बातें मानने का अधिकार देता है। लिहाजा कॉलेज ने नाइंसाफी की, कोर्ट न्याय दी। अर्जी यही कहती है। अब यह जानिए कि कर्नाटक हाईकोर्ट इस बारे में क्या कहता है। उसका फैसला कुछ घंटों में आना है, आ जाएगा, लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि हम कारणों से चलेंगे, कानून से चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं। हमने संविधान के मुताबिक चलने की शपथ ली है, अपनी भावनाओं को अलग रखिए। कोर्ट ने 3 बातें साफ की। पहला कारण, दूसरा कानून और तीसरा संविधान। इन तीनों के मुताबिक चलेंगे, जो भी फैसला आएगा इन तीनों के दायरे में ही होगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है उसकी मूल भावना है हम का, मैं का नहीं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए संविधान को अपनाते हैं। यह जो पूरी प्रस्तावना है आपके सामने स्क्रीन पर है, लेकिन यही है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। इस संविधान के जरिए हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं
वे इस वास्ते हैं कि कोई भी नागरिक बंदिश, भेदभाव या उत्पीड़न का शिकार ना हो। इसलिए नहीं कि वो अपनी निजी आजादी के नाम पर सामाजिक, धार्मिक या राष्ट्रीय संकट खड़ा करे। इस देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकार के नाम पर ऐसे कथित बुद्धिजीवियों की एक ऐसी जमात खड़ी हो गई है जो लूली, लंगड़ी और अपाहिज है। वो सिर्फ निजी आजादी, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, इन सबों की बात करती है, लोकतंत्र जैसे रटे रटाए जुमले बांटती रहती है, बिना इस बात की फिक्र किए कि उससे समाज और देश पर क्या असर पड़ेगा। एक बेहतर माहौल और समाज खड़ा करने के लिए क्या अच्छा है। अब आप देखिए कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की पीठ एक पीएएल पर सुनवाई कर रही थी और इस दौरान ड्रेस कोड को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर इस पीठ ने टिप्पणी की। उसने कहा, और जो कुछ भी कहा वो उस जमात की तरफ बड़ा इशारा है जिसका जिक्र मैंने अभी किया। पीठ ने कहा कि यह सचमुच में हैरान करने वाला है कि कोई व्यक्ति हिजाब के पक्ष में है, कुछ टोपी के पक्ष में है और कुछ अन्य दूसरी चीजों के पक्ष में। यह एक देश है या यह धर्म या इस तरह की कुछ चीजों के आधार पर बंटा हुआ है। मौजूदा विवाद से कुछ मिलने नहीं जा रहा है, लेकिन धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश चल रही है। ऐसा नहीं है कि ड्रेस कोड को लेकर पहले विवाद उठे नहीं है या फिर मामला अदालतों तक गया नहीं है। 2018 में केरल हाई कोर्ट में केस था फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य। याचिका एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 2 बच्चियों की तरफ से डाली गई थी और मांग ये थी कि उन्हें हेड स्कार्फ और पूरी बाजू की शर्ट पहनने की इजाजत दी जाए। शिकायत यह थी कि स्कूल प्रशासन ऐसा नहीं करने दे रहा है क्योंकि वह ड्रेस कोड चाहता है। जस्टिस मुश्ताक ने अपने फैसले में कहा था कि सामूहिक हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा जाता है, इसलिए यह संस्थान को तय करना है कि वह याचिकाकर्ताओं को हेड स्कार्फ और पूरी बाजू की कमीज के साथ कक्षाओं में बैठने की अनुमति दे सकता है या नहीं। अगर कोई छात्र ड्रेस कोड का पालन नहीं करना चाहता है तो वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले सकता है, यानी कि स्कूल से, कॉलेज से नाम कटा सकता है, कहीं और एडमिशन ले सकता है अपनी मर्जी के स्कूल, कॉलेज में। यह मान भी लें कि हिजाब पहनना एक धार्मिक प्रथा है, फिर भी यह एब्सोल्यूट नहीं है। आपको सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य के बड़े हितों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को आशा रंजन और बिहार सरकार के मामले में, अन्य के मामले में बरकरार रखा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि व्यक्तिगत हित के मुकाबले सार्वजनिक हित को हमेशा तवज्जो दी जानी चाहिए। मगर जो लोग हिजाब या बुर्के की पैरवी कर रहे हैं वे पवित्र कुरान का हवाला दे रहे हैं। उनके मुताबिक कुरान में इस बात का आदेश है कि महिलाएं पर्दा रखें। हिजाब और बुर्के का जिक्र इसीलिए है। हिजाब धार्मिक आजादी के मौलिक अधिकार के तहत आता है। आज लोगों के ने ये बयानबाजी की कि हिजाब मजहब इस्लाम का हिस्सा नहीं है या मजहब इस्लाम में उसको लाजमी करार नहीं दिया गया है, ये सब बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जो बात अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दी उस पर हर मुसलमान को अमल करना ही है। इस वजह से कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर मुस्लिम ख़वातीन को पर्दे का, हिजाब का हुक्म दिया है और जाहिर सी बात है जो मुस्लिम ख़वातीन करती हैं वो काबिल मुबारक करती हैं, ये उनका अमल है और उनका ज़ाती अमल है। कोई किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती जाहिर सी बात है किसी को करने का हक़ और इख्तियार नहीं है। और जो बात कर्नाटक में जो वाक़यात पेश आए हैं वो नहायत ही अफसोसनाक हैं, क्योंकि अगर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे एक दूसरे के ख़िलाफ़ मज़हब की बुनियाद पर खड़े हो जाएंगे तो हम ये समझते हैं कि इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि नफ़रतें किस अपने इंतहा तक पहुँच गई हैं। ऐसे लोगों को केरल के राज्यपाल और इस्लाम के अच्छे जानकार आरिफ मोहम्मद खान जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि हिजाब विवाद एक साजिश है। मुस्लिम लड़कियां हर जगह बहुत अच्छा कर रही हैं, इसलिए उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है, नीचे धकेलने की जरूरत कतई नहीं। आरिफ मोहम्मद खान इस्लाम के इतिहास के हवाले से एक कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि एक नौजवान लड़की जो पैगंबर मोहम्मद के घर में पली बढ़ी थी, वह पैगंबर की पत्नी की रिश्तेदार थी, काफी सुंदर थी। उस महिला का पति कूफा का गवर्नर था और हिजाब न पहनने के लिए उसको फटकार लगा रहा था।
उस वक्त उस औरत ने कहा था कि अल्लाह ने उसे खूबसूरत बनाया है और अल्लाह ने उस पर खूबसूरती की मुहर लगा दी है। मैं चाहती हूं, यानी कि वो औरत कह रही है, कि लोग मेरी सुंदरता देखें और मेरी सुंदरता में अल्लाह का रहम देखें और अल्लाह का शुक्रगुजार रहें। आरिफ मोहम्मद खान के मुताबिक इस्लाम में पर्दे के खिलाफ महिलाओं की आवाज इतनी पुरानी है। जो लोग ये कहते हैं कि सिख धर्म की पगड़ी की तरह ही इस्लाम में हिजाब है, उनका भी जवाब आरिफ मोहम्मद खान देते हैं। उनके मुताबिक कुरान में हिजाब शब्द का जिक्र 7 बार जरूर है, लेकिन इसका महिलाओं के ड्रेस कोड से कोई कनेक्शन नहीं। वो कहते हैं कि सिख धर्म में पगड़ी आवश्यक है, इस्लाम में हिजाब के साथ ऐसा नहीं है। वो इस हक में हैं कि लड़कियां या महिलाएं जो चाहती हैं वो पहनने के लिए आजाद हैं, लेकिन जब किसी संस्थान से जुड़ी होती हैं तो संस्थान के नियम कानून का पालन करना जरूरी है। हिजाब विवाद लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकने की साजिश है और मैं उन्हें ये सलाह देता हूं कि अपनी क्लास में जाएं और पढ़ाई करें। ये बात भी आरिफ मोहम्मद खान ही कहते हैं। In Islam, what is essential that Islam itself describes? There are 5 pillars of faith. In Sikhism also there are 5 pillars. These pillars, Islamic pillars include attestation, the kalma, prayer, salat, charity, zakat. These are included. In fact, even Hajj. Hajj is not Hajj is among one of the 5 pillars, but not obligatory for everybody. Only for a person who possesses enough resources. Only he is under obligation to perform the Hajj. These are the pillars of these. Islam itself has described what is essential. I will be very thankful if somebody shows me any document which says that more than these 5 pillars there is hijab also there. It is not there. देश में इस तरह का कोई मजहबी मामला तूल पकड़ता है तो मौके की ताक में बैठा पाकिस्तान बिना देरी के कूद जाता है, और ऐसा हुआ भी। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के जो प्रभारी हैं, उनको इमरान की सरकार ने बुधवार को बुलाया था और ये कहा था कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक असहिष्णुता भेदभाव को लेकर पाकिस्तान बहुत चिंतित है। इमरान के एक बड़े पसंदीदा मंत्री हैं फवाद हुसैन। अक्सर आप उनको सुनते रहते होंगे, चर्चा में इसलिए रहते हैं कि कुछ न कुछ अनाप शनाप कहते रहते हैं। वे भी ट्वीट कर बैठे। वो कहते हैं कि अस्थिर नेतृत्व में भारतीय समाज का तेज गति से पतन हो रहा है। हिजाब पहनना किसी भी अन्य परिधान की तरह व्यक्तिगत इच्छा है, नागरिकों को उसकी आजादी दी जानी चाहिए। अब आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान महिलाओं की स्थिति को लेकर दुनिया में सबसे खराब देशों में एक है, जहां के प्रांत पंजाब, जैसे हमारे यहाँ पंजाब है वैसे पाकिस्तान में पंजाब सूबा है, पिछले 6 महीनों के दौरान परिवार की इज्जत के नाम पर लगभग 2500 महिलाओं का बलात्कार किया गया और 90 की हत्या कर दी गई। पंजाब की राजधानी लाहौर में 400 महिलाओं का दुष्कर्म हुआ और 23 से ज्यादा का अपहरण हुआ। जिस पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि रोजाना रेप की 11 घटनाएं हो रही हैं, जिस पाकिस्तान के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि लैंगिक समानता के मामले में पाकिस्तान दुनिया के सबसे खराब देशों में से है, जहां के बारे में ह्यूमन राइट्स वॉच कहता है कि 50 लाख से ज्यादा बच्चे जो प्राइमरी स्कूल नहीं जा पाते, उनमें से ज्यादातर बच्चियां हैं, उस पाकिस्तान की जुबान भी निकल आई, क्योंकि हमने मसले को आज की पीढ़ी के लिए सही समानता का माहौल देने के नजरिए से देखने के बजाय मजहबी रंग दे दिया है। मगर तमाम एतराज और भड़काऊ राजनीति से असहमत होने के बावजूद मैं यहां असदुद्दीन ओवैसी को सही पाता हूं। उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान बोल रहा है उस बारे में, क्या बोलेंगे? मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है? पाकिस्तान भाड़ में जाए। बोले नहीं, पाकिस्तान ने कहा, हमने कहा पाकिस्तान से हम बताना चाह रहे हैं कि मलाला पर हमला पाकिस्तान में हुआ था, मलाला वहां से नहीं पड़ी तो उसको बरतानिया जाना पड़ा। ये हमारी बच्चियां यहां पर रहेंगी, इज्जत से रहेंगी और पढ़ेंगी और नेक और काबिल बनेंगी।
तो पाकिस्तान के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि मलाला पे हमला पाकिस्तान में हुआ, उसको वहां पर पढ़ना पड़ा। पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान कूदा तो कूदा, अमेरिका भी टपक पड़ा। बाइडेन प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामले के राजदूत रशद हुसैन ने कहा कि कर्नाटक सरकार को इस बात पर फैसला नहीं करना चाहिए कि कोई मजहबी पोशाक पहने या नहीं। ये जो रशद हुसैन हैं, ये अमेरिकी सरकार में अधिकारी तो हैं, लेकिन भारतीय मूल के हैं और ट्वीट करते हैं कि किसी की मजहबी आजादी सुनिश्चित करने के लिए उसे उसके मजहब की पोशाक पहनने की आजादी दी जानी चाहिए, उसके पास होनी चाहिए। रशद हुसैन को लगता है कि लड़कियों के हिजाब या इस्लामिक पोशाक पहनने पर ही पाबंदी है। अरे भाई, परिवार में, बाजार में, नाते रिश्तेदारी में, उत्सव उल्लास में, शादी बारात में, सब जगह जो मन करे वो पहनिए, जैसा मन करे वैसा पहनिए, कहाँ किसी ने रोका है। लेकिन स्कूल कॉलेज में जहां बच्चों में बराबरी का संस्कार पैदा करना जरूरी है, भेदभाव के किसी भी कारण को नहीं रहने देना जरूरी है, बस वहीं तो ड्रेस कोड फॉलो करना है। उसके लिए भी लड़ाई है, क्योंकि वो ईगो पर आई है और इसमें राजनीति ज्यादा है, पीछे का खेल ज्यादा है, षड्यंत्र ज्यादा है। अमेरिका हिंदुस्तान नहीं है, वहां मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और दुनिया के तमाम धर्मों के लोग 6% हैं और इसमें 2% यहूदी हैं। उनकी आबादी 34 करोड़ है कुल अमेरिका की, हमारी 135 करोड़। उनके पास बेहिसाब संसाधन है। हमारा देश जितना बड़ा है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उसके मुकाबले अमेरिका हमसे 3 गुना से ज्यादा बड़ा है। बावजूद इसके वहां आश्रित आज भी भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार हैं। 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस अधिकारी ने घुटनों के नीचे ऐसा दबाया था कि उसका दम घुट गया। अमेरिका के 300 से ज्यादा शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए और उस दौरान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दफ्तर ने कहा कि कम से कम 200 ऐसी घटनाएं हुई जिनमें प्रदर्शन कवर करने वाले पत्रकारों पर शारीरिक हमले हुए, उन्हें डराया धमकाया गया और मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया गया। किसी भी देश को, खासकर पश्चिमी देशों को, कोई अधिकार नहीं बनता कि वो हमारे जरूरी और बुनियादी मसलों में बेवजह टांग अड़ाएं। उस अमेरिका से कोई अगर ये पूछे कि तुमने वियतनाम में क्या किया, अफगानिस्तान में कितने बेकसूरों को मौत के घाट उतारा, इराक में कितने जुल्म ढाए और किस अधिकार से इन तमाम नरसंहारों का जवाब दे सकते हो, तो एक ही जवाब होगा कि दुनिया में अमन और सुकून के लिए, आतंक और दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए ऐसा किया गया या करना पड़ा। तो फिर सवाल यह भी हो सकता है कि 1980 के दशक में जब रूस की फौज अफगानिस्तान में थी, उस समय ओसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर, बगदादी और हक्कानी जैसे खूंखार आतंकवादियों को मुजाहिदीन के नाम पर क्यों पैदा किया? वही जो तुम्हारे लिए बाद में काल बन गए। अमेरिका के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वो अमेरिका हमें यह सीख दे कि हमारे बच्चों को क्या पहनना चाहिए, स्कूलों का ड्रेस कोड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ धार्मिक सद्भाव है नहीं है, ये बात पचती नहीं है। जो देश दुनिया में दादागिरी, धौंस, फौजी ताकत और जाति से चलता है, मैं अमेरिका की ही बात कर रहा हूं। वो इंसानियत पर हमारे यहाँ स्कूलों में बच्चे क्या पहने और क्या ना पहने, इस पर सलाह देता है। यह बात हास्यास्पद भी है, इसलिए हमें अपनी सोच को ठीक करना होगा। जो सामाजिक बंदिशें हैं, मजहबी जकड़बंदियां हैं, इंफीरियर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं, मैं फिर से कहता हूं, इंफीरियर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनसे तौबा करना होगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ओवैसी साहब ये कहते हैं कि हिजाब वाली एक दिन हिंदुस्तान की हुकूमत करेगी, कोई कहेगा कि भगवा वाला एक दिन हिंदुस्तान की हुकूमत करेगा, कोई कहेगा क्रॉस वाला करेगा। यह जो हुकूमत, सत्ता और सियासत, राजनीति से धर्म को जोड़ा जाता है और यूं जोड़ा जाता है
कि समाज के भीतर जहर पैदा होता है और पसरता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, वो पूरे मुल्क को, समूचे देश को बर्बाद करता है, वो नासूर की तरह बढ़ता है। इसलिए इस देश के अवाम को, आम आदमी को समझदार होना जरूरी है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास उसके भीतर होना जरूरी है। देश में हिजाब जैसे मामले पर जिस तरीके से बवाल शुरू हुआ, अगर आप उसके पीछे जाते हैं तो कई बातें सामने आती हैं और लगता है कि पूरा देश कुछ संगठनों की साजिश के आगे नाच रहा है। पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब जरा समझिए इसको। जिन लड़कियों ने हिजाब को लेकर हंगामा काट रखा है, वे 1 जनवरी 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि हिजाब की उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो आंदोलन चलाया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि CFI और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI और SDPI की स्टूडेंट विंग के लोग भी साथ होते हैं। शक यहीं से गहराता है कि ये लड़कियां किसी और के खतरनाक मंसूबों का हथियार बन गई हैं। हिजाब का विरोध करने के लिए कर्नाटक के तमाम शहरों में भगवा पट्टा वाले लड़कों को तैयार किया गया और यह टकराव देश में फैल गया। PFI जिस भी जगह से जुड़ा संगठन समझिए, वहां कई खतरनाक बातें हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि PFI जहां कहीं से भी जुड़ा है, वहां कुछ न कुछ खतरे की आहटें हैं। केरल से ऑपरेट होने वाला संगठन 2006 में बना। इसके कुछ मेंबर्स के लिंक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी से थे। सिमी का नेशनल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान PFI का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। आतंकी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सिमी पर सरकार ने 2001 में बैन लगा दिया। 2012 में केरल सरकार ने हाई कोर्ट के एक एफिडेविट में यह कहा कि CPM और RSS से जुड़े 27 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या PFI ने की। 2013 में PFI पर केरल के उत्तरी कुन्नूर में ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप लगा। उन कैंप से पुलिस को बम, पिस्तौल, IED ब्लास्ट के सामान और बैनर पोस्टर मिले थे। 2017 में केरल पुलिस ने NIA को लव जिहाद के 94 मामले सौंपे थे और कहा यह था कि इनके पीछे PFI के 4 सदस्यों का हाथ है। जब दिल्ली और देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे तो उसके पीछे PFI का हाथ माना गया था और उसके कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। इस संगठन के बारे में कहा जाता है कि उसका केरल मॉड्यूल ISI के लिए काम कर रहा था। इसके सदस्यों ने सीरिया और इराक में बगदादी के संगठन ISIS को ज्वाइन किया था। इस तरह के संगठन का ही स्टूडेंट विंग है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। और इन दोनों गैंग के लोग जब लड़कियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि साजिश गहरी है। कर्नाटक सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई पर विचार भी कर रही है। हिजाब विवाद के तार सिर्फ PFI और CFI से जुड़ते नहीं दिख रहे हैं, बल्कि ISI और सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ तक भी जा रहे हैं। ISI ने सिख फॉर जस्टिस के गुरवंत सिंह पन्नू के जरिए एक वीडियो जारी करवाया है जिसमें हिजाब पर रेफरेंडम की बात कही जा रही है। इस प्रोपेगेंडा वीडियो में पन्नू ने हिजाब का समर्थन करने वाली लड़की मुस्कान की तस्वीर का भी इस्तेमाल किया है और भारत के मुसलमानों से रेफरेंडम शुरू करने की बात कह रहा है। वो ये भी कह रहा है कि भारत को उर्दुस्तान बनाने की दिशा में काम किया जाए, आगे बढ़ा जाए। अब आप ये देखिए कि एक मौका मिलता है और दुश्मन चारों तरफ से साजिशों में लग जाते हैं। जैसे जानते हैं, ये हिजाब का मसला देश के स्कूल कॉलेजों में समानता का माहौल तैयार करने से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि उस माहौल को खराब करने के लिए PFI और CFI जैसे संगठनों की करतूतें भी सचेत करती हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि दुनिया के कई देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ही नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान के नजरिए से भी पूरा चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा रखी है। फ्रांस में महिला चाहे फ्रांसीसी हो या विदेशी, घर के बाहर बुर्के नकाब में नहीं जा सकती। 2011 में जब ये पाबंदी लगी तब फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी हुआ करते थे। उनका मानना था कि पर्दा महिलाओं के साथ अत्याचार है, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आज की तारीख में फ्रांस में 50 लाख मुस्लिम महिलाएं हैं। यूं समझिए कि समूचे पश्चिमी यूरोप में सबसे ज्यादा।
जिस साल फ्रांस ने पाबंदी लगाई उसी साल बेल्जियम ने भी पूरा चेहरा ढकने की मनाही कर दी। सार्वजनिक जगहों पर पहचान छिपाने वाले पहनावे गैर कानूनी कर दिए गए और वहां की कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने यह कहते हुए उसे सही ठहराया कि इससे मानवाधिकारों का हनन नहीं हो रहा। इटली और नीदरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर सार्वजनिक वाहनों, स्कूलों, अस्पतालों में पूरा चेहरा ढक कर चलने की कानूनन मनाही है। ब्रिटेन में आप सड़कों पर अपने धर्म के मुताबिक कपड़े में चल तो सकते हैं, लेकिन स्कूलों में ड्रेस कोड लागू है। भारत में भी बात ड्रेस कोड की ही हो रही है। महिलाओं के परंपरागत और धर्म से जुड़े कपड़ों को स्कूल, कॉलेज के अलावा कहीं और पहनने को लेकर तो कोई सवाल है ही नहीं। महिलाएं आधी आबादी हैं, परिवार, समाज, देश चलाने में उनका बड़ा योगदान है। मसला उनको किसी भी तरह से अपमानित करने का नहीं है, यह बात साफ है। अब आप ये देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का जो मुस्लिम मंच है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिसको कहते हैं, वो महिलाओं के हिजाब के समर्थन में उतरा हुआ है। मंच के अवध प्रांत के संचालक अनिल सिंह कह रहे हैं कि मुस्कान हमारे समुदाय की बहन और बेटी है, उसके साथ जो बर्ताव हुआ, यानी कि लड़कों ने जिस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया, वो गलत है। यानी कि भगवा पट्टा पहनकर जिन लड़कों ने उसे डराया धमकाया, वो सरासर विरोध के लायक है। ऐतराज किया जाना चाहिए, आपत्ति दर्ज होनी चाहिए और हम संकट की घड़ी में मुस्कान के साथ खड़े हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यह बात कह रहा है। लड़की को हिजाब पहनने के लिए संवैधानिक स्वतंत्रता है, लेकिन स्कूल, कॉलेज में ड्रेस कोड का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यह भी जरूरी है और संघ भी यह कह रहा है। और सत्र में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। मसला कोई नया होगा, मुद्दा कोई दूसरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।